आपने ये बात कही कि मार्स ऐसा हो तो आईब्रोज ऐसी होंगी, और इससे पहले भी हम बात करते थे तो आप नोज की शेप से बता रहे थे कि ये सूर्य वाली चीज़ है। तो ये क्या फेस रीडिंग भी करते हैं क्या प्लैनेट्स? देखिए, हर चेहरे के पीछे छुपे हुए ग्रह बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा। जब मैंने सलमान खान की कुंडली देखी तो मुझे लगा यार ये सलमान खान की कुंडली, तो मेरा उससे कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार ये तो बॉर्डर केस है, तो मैंने वो कुंडली को चेंज किया। जो आपको लग रहा है कि एक्सॉल्टेड है, हो सकता है वो आपका दुश्मन हो, और जो आपको अभी तक नीच के ग्रह लग रहे थे वही आपके लिए ब्लेसिंग साबित हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी, और देखिए आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। कौन है ये गेस्ट आपको बताएंगे, लेकिन पहले बता देती हूं कि इस पॉडकास्ट में आज बात क्या होगी। आज सभी 9 प्लैनेट्स पे बात होगी। वो प्लैनेट्स जब उच्च की स्थिति में होते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा फल देते हैं, जब नीच होते हैं तब कैसा फल देते हैं, और साथ ही कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत ही लकी साबित होते हैं। तो अपने गेस्ट से मैं आपका रूबरू कराती हूँ। मेरे साथ मौजूद है संदीप कोचर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं सर। थैंक यू सो मच इला, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड, थैंक यू सो मच। सर सभी 9 प्लैनेट्स पे बात होगी। जनरली हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि अरे मेरा तो सूर्य उच्च का है या मेरा सूर्य नीच का है, तो ऐसा रहेगा जीवन, डोमिनेटिंग होंगे, ईगो वाले होंगे, या बिल्कुल ऐसे शाइन एंड राइज करेंगे। तो हम एक एक करके सारे प्लैनेट्स की इन्हीं स्थितियों पे बात करेंगे। सन से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, किसी ने कहा था कि बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है। और ये ज्योतिष के एस्पेक्ट में आपको बताता हूँ, सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, बचपन से हमें सिखाया जाता है। अब सन इज़ द पावर सोर्स, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। अब सन अगर ना होता, सूरज ना होता तो कुछ ना होता। सारी हमारी वेजिटेशन से लेकर, हमारे मौसम से लेकर, और दिन और रात से लेकर हर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स कैसे उसके फ्लावर्स और फिर फ्रूट्स आते हैं, तो हर पूरा सिस्टम सन से चलता है। अब सन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में लियो को रूल करता है, सिंह राशि। सिंह राशि काल पुरुष की कुंडली में आती है 5वें घर में। अब 5वां घर 3 पिलर होते हैं किसी की भी जन्म कुंडली में, और 3 पिलर में एक भी पिलर अगर कमज़ोर है तो फिर वो बिल्डिंग गिर जाएगी। पहला हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। फर्स्ट हाउस इज योर हेल्थ विच इज़ अबव एवरीथिंग। किसी के पास बहुत पैसा है और वो इंसान बीमार है, तो क्या फ़ायदा? तो यानी पहला हाउस मजबूत होना चाहिए। अब बात करेंगे 5th हाउस की, जहाँ की हम क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं। तो 5th हाउस होता है द हाउस ऑफ फल, पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल। 5वां घर बोला भविष्य किसका, आपका, कौन? आपके बच्चे। तो 5th हाउस होता है चिल्ड्रन का। 5th हाउस होता है रिकॉग्निशन, कौन सी पोजीशन, कहाँ है आपका ऑफिस? मेरा ऑफिस 10 जनपद में है, आप दूसरा सवाल ही नहीं करेंगे। तो कहाँ है सीट, किस पोजीशन में कोई इंसान पहुंचने वाला है। 5th हाउस इज हाउस ऑफ लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। कि भाई वो सर से साइन करा लो, तो बोले नहीं स्टैम्प वो ले आओ, इंक पैड। अब कैसे सर बचे? तो तो ये एक सिचुएशन है, यानी लर्निंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th हाउस से लर्निंग होती है, और एक बुद्धि का इस्तेमाल जो सब करते हैं, और एक होती है सद्बुद्धि जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। तो कहा किसी ने सम आर वाइज एंड मोस्ट आर अदरवाइज। तो सद्बुद्धि सबको नहीं आती, उम्र से कोई उसका लेना देना नहीं। तो 5th हाउस से आती है सद्बुद्धि। वो इंसान, वो बच्चा, बोले बच्चा नहीं है, ये तो पहले से बड़ा हो चुका है, क्योंकि उसकी सद्बुद्धि। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है लियो की ताकत, जिसका मालिक है सूर्य, और सन होता है राजा। तो सन जिसकी कुंडली में अच्छा होता है तो रिकॉग्निशन कंफर्म। दैट मीन्स ये कुछ भी करेगा, ही विल मेक और शी विल मेक हर प्रेजेंस फेल्ट। सन जिसकी कुंडली में अच्छा होता है, जैसे मान लीजिए 10th हाउस में अच्छा, दोपहर के वक्त अगर पैदा हुआ तो 10th हाउस में हम लोग जैसे कुंडली देगी तो हमें टाइम ऑफ बर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। वी कैन गेस योर टाइम ऑफ बर्थ, मिनट के हिसाब से, मिनट के हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन ये पता है जैसे सुबह पैदा हुआ तो लगन में सन आ गया तो 5 से 7 का बर्थ है। दोपहर में पैदा हुआ तो ये ऐसी 7 सनसेट के बाद पैदा हुआ 7th हाउस में सन आता है, मिडनाइट को 4th हाउस में, तो हमें टाइम ऑफ बर्थ ऐसे अंदाजा लग जाता है। तो 10th हाउस में यानी दोपहर के वक्त जब बच्चा पैदा हुआ तो 10th हाउस में अगर बच्चा 10th हाउस में सन है तो बच्चे के पैदा होते ही फादर बड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग डिसाइड हो गया कि इसको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। सन उसका बहुत अच्छा है, तो वो प्रतापी, वो इंसान बहुत लाइफ में आगे बढ़ सकता है। बिकॉज 10th हाउस इज हाउस ऑफ कर्मा। तो द कर्मा, तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे लोगों को अथॉरिटी, पोजीशन, रिकॉग्निशन मिल जाती है। तो सन अगर लगन में आता है, इंसान अपनी वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स, अपने आइडियल्स के चलते आगे बढ़ता है। लेकिन ये कलयुग है, इसमें आगे नहीं बढ़ता है, फिर वो उसका हर्डल बन जाता है। अब आपने पूछा कि उसके दोनों साइड क्या है, तो सूर्य अगर उच्च का है इला जी, तो सर कटा सकते हैं लेकिन हम सर झुका सकते नहीं। अच्छा, ये वो लोग हैं।
तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरा प्राइड, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी, मेरा सेल्फ एस्टीम। और मैं कहता हूँ वो राइट सिनोनिम यूजिंग किया आपने, ईगो। तो उनका ईगो जो होता है जन्म का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, बिकॉज एग्जॉल्टेड सन कुंडली में बन गया और वो भी लगन में सन आ गया अर्ली मॉर्निंग का बर्थ में। तो ये उसका फ्लिप साइड है। अदरवाइज पोजीशन, पावर, रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट जॉब, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, एवरीथिंग यू गेट इट फ्रॉम सन। एंड सन अगर डेबिलिटेटेड होता है, नीच का सूर्य है जैसे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में है, तो ये ऐसे लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी जिंदगी में बढ़ जाती है, बिकॉज सूर्य आत्मा को रूल करता है, वैल्यूज को रूल करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आत्मा नीच की हो गई या वैल्यूज नीच हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि सूर्य नीच का होता है शुक्र की राशि में, और सूर्य का एक ही दुश्मन है, वो है शुक्र। तो उसको वो अपने सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को ढाल लेता है। आप मेरे लिए बहुत काम के हैं, आइए बैठिए, क्या लेंगे, आपका काम ख़त्म तो मैंने आपका फ़ोन ही नहीं उठाया। दिस इज़ व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी इज़। तो ये डेबिलिटेटेड सन लोग कहते हैं कि अरे यार इसका तो नीच का सूर्य है, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो गलत कह रहे हैं। वो इंसान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते अपने, क्योंकि कलयुग है ना, साम दाम दंड भेद, ये उसको सारे टैक्ट वहाँ पे पता चल जाते हैं। तो दैट इज़ हाउ यू बिकम मोर सक्सेसफुल। तो इसलिए कोई भी प्लैनेट जो हम अब चर्चा कर रहे हैं आपके इस प्रोग्राम में, उसमें बिल्कुल जजमेंट का जो तरीका है वो बदल लेना चाहिए। अगर खाली किताब से पढ़कर कि ये ग्रह नीच का हो गया और इससे नुकसान हो गया, ये ग्रह उच्च का हो गया, इससे फायदा हो गया, गलत है। यू शुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एवरी प्लैनेट। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में नीच का सूर्य है, तो वो तो सदी के महानायक बन गए, और आप कह रहे हो सूर्य से फेम मिलता है, तो उनका तो भैया, तो बताइए कोई एग्जाम्पल, कोई मुझे उसका वो दे दे कि क्या है। So that is what I'm saying. The person will have the flexibility to adapt to the situation and mold himself, or even treat people in the right way. That is how a debilitated planet can help you, especially sun. Okay. अगले प्लैनेट मून की बात कर लेते हैं। और सन में मैं एक चीज़ भूल गया, क्या बताना, पिता, फादर। सन रूल्स योर फादर। तो आप अपने फादर के साथ अगर कनेक्शन बना के अच्छे रखेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे एडवाइस लेंगे, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एलिवेट एंड गेट दैट रिकॉग्निशन। तो हर प्लैनेट का एक सिग्निफिकेंस है। सन का सिग्निफिकेटर है फादर। मून इज मन, मून इज इमोशन, मून इज मदर। और इंडियन एस्ट्रोलॉजी इलाजी हमारी चलती है मन के हिसाब से। जैसे मैंने कहा कि बाबूजी ने कहा मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मन के मुताबिक चीज़ें चलती हैं। मन के हिसाब से हमारा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं। और मून इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशन। मून जो है वो वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है, जैसे सन मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। चंद्र जो है वो वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। वृषभ राशि जो है वो कृष्ण भगवान की है, रोहिणी नक्षत्र वहीं आता है। तो कृष्ण भगवान, तो एक ही भगवान आपको जो दिखेंगे कहीं भी, वो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखेंगे, हैप्पी भगवान, रास लीलाएं तक उन्होंने कर ली। तो दैट इज हाउ ए पॉजिटिव पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, हैपनिंग पर्सन। और वीनस के साइन में सन मून एक्सॉल्ट होता है। वीनस इज प्लैनेट ऑफ फ्लैम्बॉयंस। तो फ्लैम्बॉयंस उसके चेहरे पे ग्लो होता है। जैसे अभी आप मुस्कुरा रही हैं, अगर ये क्लोजअप अगर आपका दिखा रहे हो तो आपके चेहरे पे वो स्माइल है, आंखों में वो स्पार्क है, दिस इज एक्सॉल्टेड मून। और आपका राउंडिश फेस, तो दिस इज वृषभ राशि जैसा जो मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट इट इज। तो ऐसे लोग हमेशा नो मैटर व्हाट, बोले यार ये बताओ इसमें वृषभ राशि वाले कौन है इस कमरे में, 1000 लोग बैठे हुए, तो जो स्माइल कर रहा है वही वृषभ राशि वाला है, टॉरियन। दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि चांद उचका हो गया ना, चांद उचका हो गया है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई बात नहीं। बोले यार तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बोले कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा। They are very optimistic and happy person. Lucky people. Yes, तो यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सार है कि भाई what is the purpose of life? खुश रहना सीख लीजिए भाई। एग्जैक्टली। तो आप जो मैं बार बार कहता हूँ, मेरा फेवरेट स्टेटमेंट, जो खुश है वही खुश नसीब है। तो दे आर ऑलवेज हैप्पी एंड दे आर लकी। लेकिन यही चांद जब नीच का होता है तो शीशा टूटता है तो आवाज़ आती है, लेकिन हम इतने टूट चुके हैं कि आवाज़ ही नहीं आती। तो उनको जो चाहता है वो हर्ट कर देता है। तो दे आर प्रोन टू हर्ट एक्चुअली, उनको मैं ये कहता हूँ। तो उनको लगा कि यार मैंने शाहरुख खान से शादी कर ली, और शादी के बाद लगा तो नाना पाटेकर है, उसको हर कोई हर्ट कर जाएगा। तो द पर्सन में गेट होता क्या है, नीच का चंद्रमा होता है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि 8वां घर होता है, वहाँ पाताल होता है, ऑलरेडी अंधेरा है, चांद वहाँ चला गया, इमोशन का अता पता लापता, तो वहाँ कुछ बचा नहीं। तो ऐसे लोग दे बिकम अल्ट्रा सेंसिटिव, तो हर चीज़ को दिल से लगा लेते हैं, कहा कुछ और लगा कुछ और। तो वो लोग अजम्पशंस की वजह से अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बना लेते हैं। एंड दे ऑलवेज मतलब उनको कुछ सेकंड चाहिए उनके आंसू गिराने, बाकी लोगों को ग्लिसरीन लगाना पड़ता है, विक्टिम बन जाते हैं। हाँ, यस।
बट वो ना सिर्फ विक्टिम बनते हैं, एक और उनके लिए एक डेंजरस स्टेटमेंट मैं यूज़ करता हूँ, दे हैव ए टेंडेंसी टू गो इनटू दैट जोन। जैसे मैं कहता हूँ डिप्रेसिंग जोन तो टेम्परेरी जोन है, ये दशा बदलेगी, आप ठीक हो जाएंगे। एक जोन है जो परमानेंट जोन है इलाजी, उसे कहते हैं सेल्फ पिटी जोन, कि नोबडी अंडरस्टैंड मी, नोबडी लाइक्स मी, मुझे तो तुम समझते नहीं, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो उसी गिले शिकवे पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उनको बदलना चाहिए। और मून, और जबकि मून अगर लगन में हो तो उससे केयरिंग इंसान कोई नहीं है। कर्क राशि वाले लोग, जब चांद की खुद की राशि है, वो लोग, जैसे मैंने बताया सूर्य की सिंह राशि है तो चंद्रमा की कर्क राशि है। कर्क राशि अगर किसी की है तो वो समझ लीजिए मदरली केयर होती है उसके पास, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मदरली केयर इवन फॉर ए मेल आई एम सेइंग, उनसे केयरिंग इंसान कोई नहीं होता। वहाँ पुष्या नक्षत्र होता है, जो सब बोला गया कि अगर महाभारत के वक्त किसी का पुष्या नक्षत्र होता, वहाँ पे कोई वहाँ पे मौजूद होता तो महाभारत ही ना होती। तो दैट मीन्स दे हैव अमेजिंग क्वालिटी कि वो नेगोशिएशन और मेडिटेशन कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मून इज़ अ अमेजिंग प्लेनेट। तो मून से ही नक्षत्र देखते हैं, जब बच्चा पैदा होता है कि कौन से लेटर से इसका नाम रखें, नक्षत्र कौन सा हुआ उसके हिसाब से, फिर नक्षत्र का मालिक कौन, उसके हिसाब से उसकी दशाएं कैलकुलेट होती हैं। That is how। जैसे अगर मून लग्न में है तो उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है? मून लगन में है तो चेहरा गोल और वो इंसान का डब्बा गोल, मतलब क्योंकि वो इंसान इमोशनल हो जाएगा क्योंकि चांद उसके लगन में आ गया, तो मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग प्लैनेट बिकम मून। तो वो इंसान केयरिंग तो हुआ, जैसे लगन में चांद वाले पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, बिकॉज वो किसी को हार्म नहीं करेगा, भले ही वो उसको गुस्सा हो, भले ही कुछ और सिचुएशन हो, लेकिन वो जानबूझ के उसका नुकसान करने वाला नहीं है। तो वो उच्च या नीच का नहीं है? नहीं, मून ऑन द एसेंडेंट दे आर द मोस्ट अमेजिंग पीपल। ओके। जैसे मैं आपके चेहरे की बात कर रहा था, तो मून ऑन द एसेंडेंट ऐसा चेहरा होता है, गोल होता है, और एक यू नो, यू फील कनेक्टेड, यू फील टॉकिंग टू दैट पर्सन, यू फील शेयरिंग एवरीथिंग विद दैट पर्सन, बिकॉज मून मतलब सुन रहा है, माँ बोला मैंने, मदरली केयर, सो दैट इज समथिंग विच इज अमेजिंग। लेकिन उसका फ्लिप साइड यही है, क्योंकि मून लगन पे आ गया, तो वो जगजीत सिंह ने गजल गाई थी, वो मैं गाऊंगा नहीं तो आपका शो मतलब लोग देखेंगे नहीं, तो मैं आगे लाइन में बता देता हूँ कि वो दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। डीप। अगले प्लैनेट की बात कर लेते हैं, मंगल, सबसे तेज प्लैनेट। बिल्कुल, देखिए उसका नाम मंगल इसीलिए रखा गया कि उससे मंगल जरूर होता है। मंगल इसलिए होता है, मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी। तो बच्चन साहब की कविता सुनाते हैं, किसी और की है वो, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। तो बोले भाई साहब डरोगे तो नौका डूब जाएगी, तो अगर आपको जिंदगी की नौका को पार लगाना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना कोशिश करे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मंगल जो है तीसरे घर का सिग्निफिकेटर है। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ इनिशिएटिव। तो जितना एफर्ट करेगा इंसान, थर्ड हाउस के सामने आता है भाग्य, 9th हाउस, जितना कोशिश करेगा उतना लक को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है एस्ट्रोलॉजी की। तो कोशिश करिए, वक्त अच्छा है तो आपको सक्सेस 10 on 10 मिल जाएगा, और वक्त अच्छा नहीं भी है फिर भी अगर आपको 10 में से 2 मिलना था क्योंकि आपने एफर्ट पूरे कर रखे हैं, आपको 5 मिल जाएगा। अगर टाइम खराब है फिर भी, दैट इज हाउ, दैट इज द ब्यूटी। इसीलिए ज्योतिष का जो बॉटम लाइन है वो कहते हैं कर्म प्रधान है, दैट मीन्स योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी, जो मैंने कहा। तो मंगल जो है वो उसकी जो राशि है बता देता हूँ, मेष राशि में मंगल की है और वृश्चिक राशि मंगल की है, 2 है। चांद और सूरज की एक राशि होती है, बाकी हर ग्रह की 2 राशि होती है, तो मुझे बताना चाहिए 2 साइन है उसके। तो मेष राशि में मंगल है और वृश्चिक में मंगल है, ये दोनों उसके हैं। फिर मंगल जो है वो उच्च का होता है मकर राशि में। अच्छा। अब मकर राशि देखिए, ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मकर राशि शनि की है और मंगल शनि में शत्रुता। तो बोले यार मंगल को उच्च का शत्रु, तो बोले भैया मंगल कौन है? बोले मंगल है वॉरियर, सेनापति मंगल, सूर्य राजा सेनापति मंगल। तो सेनापति सबसे ज्यादा खुश कहाँ होगा? जब वो दुश्मन के घर में जाके झंडा गाड़ देगा। तो शनि के घर में मकर राशि में जाके जब मंगल बैठता है तो उसको वो सबसे ज्यादा उसके पावर आती है, तो मकर बन गया उच्च का। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और वो 10th हाउस है, 10th हाउस में मंगल बैठ गया तो वो लोग, ऐसे लोग ऑर्डर नहीं ले सकते, दे आर द वन हु आर ऑलवेज अथॉरिटी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मैं तो ऐसे बैठा हूँ ट्रूपिंग, वो लोग हमेशा ऐसे बैठे हैं, और इलाजी, तो यू नो ये उनका है। तो वो मार्स इज सो पावरफुल इन देयर हॉरोस्कोप। ऐसे लोग दे आर अथॉरिटेटिव, ऐसे लोग स्पोर्ट्स, आर्मी, आर्म फोर्सेस, जितनी भी ये लीडरशिप स्किल्स वाली चीज़ होती हैं, मंगल उनका होता है, चाहे लगन में बैठ जाए। लेकिन लगन वाले मंगल में थोड़ा सा जरूर है कि टॉलरेंस लेवल कम हो जाते हैं, उनको वो रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि मंगल का दूसरा फ्लिप साइड है जो कर्क राशि में होता है, वो है डेबिलिटेशन ऑफ मार्स। अब कर्क में क्यों मंगल को नीच का बनाया गया? क्योंकि कर्क राशि चौथा घर है मन का, वहाँ मार्स बैठ गया। मार्स इज फायरी, तो फायर, और कर्क राशि अभी बताया किसकी है? चंद्रमा की। तो वाटर की राशि में आग डाल दी आपने, तो बॉइलिंग वाटर हो गया,
तो जिसका चौथे घर में मंगल होता है या नीच का मंगल होता है, उनका ब्लड प्रेशर ऐसे शूट अप हो जाता है और फिर वो ब्लड प्रेशर के शिकार भी हो जाते हैं। और चौथे घर में मंगल वाले से आप ज़्यादा बहस मत करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोवोक होकर रिएक्ट कर जाएंगे। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो अगर ऐसा बच्चा मैं देख लेता हूँ तो ये बच्चा, ये बच्चे को क्या नहीं मिलेगा इस ज़िंदगी में, को मेंटल पीस, क्योंकि हर बात पे रिएक्ट करेगा और उसने कहा कुछ और, उसने रिएक्ट कर दिया किसी और वजह से। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो इट विल स्पॉइल रिलेशनशिप एंड मेंटल पीस थ्रू आउट हिज लाइफ। दैट इज़ हाउ इट इज़। और मार्स अगर लगन पे होता है, ऐसे लोगों की आईब्रो बहुत स्ट्रांग होती है। मार्स डोमिनेटिंग होता है तो ऐसे लोग हमेशा उनका लीडरशिप स्किल्स, एनर्जी, दे विल नेवर रिटायर इन दिस लाइफ, और वो 24 घंटे काम करने की उनके अंदर एनर्जी होती है। अच्छा, आपने ये बात कही कि मार्स ऐसा हो तो आईब्रोज ऐसी होंगी, और उससे पहले भी हम बात करते थे तो आप नोज की शेप से बता रहे थे कि ये सूर्य वाली चीज़ है। तो ये क्या फेस रीडिंग भी करते हैं क्या प्लैनेट से? देखिए, हर ग्रह जो है कुछ कहता है, हर चेहरा कुछ कहता है, और हर चेहरे के पीछे छुपे हुए ग्रह बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा। तो जब मेरे पास कोई आया बैठिए तो तब तक मुझे समझ में आ गया इसका मंगल यहाँ है, इसका बुध यहाँ है, इसका सूर्य यहाँ है। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपकी कुंडली बनाने से पहले आपको समझ में आ गई कि ये ग्रह वहाँ पे मिलेंगे मुझे। तो आज तक मुझे सरप्राइज हुआ नहीं। तो इसीलिए मैं पामिस्ट्री, फेस रीडिंग और हॉरोस्कोप तीनों को इंकलकेट करता हूँ, बिकॉज वो तीनों को जोड़ना बहुत जरूरी है। कई बार आपको टाइम ऑफ बर्थ ही सही नहीं पता है, तो उसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ कि यार ये तो लग नहीं रहा, इसकी आईब्रो ऐसी है, नोज ऐसी है, और ये सब बता रहा है, ये टाइम ऑफ बर्थ ये है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, इसका 7 मिनट पहले का बर्थ है, 5 मिनट पहले का है। तो आपने उसको शिफ्ट किया और उससे सवाल किया, बोले हाँ दिस राइट, दिस राइट, दिस माई फादर यहाँ, मैं मदर यहाँ, वो यहाँ, सब कुछ मैच कर गया। तो मैं कहूँगा भाई साहब अगर टाइम ऑफ बर्थ ही रॉन्ग है। फिर वो फ़ोन करेगा तो मदर कहेगी मैं तो घड़ी देख रही थी, जो पॉसिबल नहीं है। पिताजी कहेंगे मैं तो बाहर ही खड़ा था। मामी जी कहेंगे मैं, डॉक्टर तो मेरा क्लासमेट था। तो मानते नहीं है लोग। ऐसी सलीम साहब से मैंने कहा था कि सलमान खान की कुंडली दिखाई, मैंने कहा ये तो कुंडली लगी नहीं रही, बिकॉज मैंने कुंडली जो है ना, कुंडली एक कनेक्ट है। जन्म कुंडली ये एक डिवाइन साइंस है, तो कुछ तो है जो आपसे कनेक्ट करता है या नहीं करता है। जी जी जी। तो जब मैंने सलमान खान की कुंडली देखी तो मुझे लगा यार ये एक सलमान खान की कुंडली, तो मेरा उससे कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार ये तो बॉर्डर केस है। तो मैंने वो कुंडली को चेंज किया। मैंने कहा देखिए ये कुंडली करेक्ट है। अब ये इंसान है, ये बहुत काइंड है, केयरिंग है, लविंग है, चैरिटी, बीइंग ह्यूमन, ये वो सब करते हैं, लेकिन गुस्सा आ जाता है तो ये कुछ भी चला देते हैं। तो ये इनका एक प्रॉब्लम है। तो इमोशन इम्बैलेंस इज इज प्रॉब्लम। तो मैंने कहा दिस इज द राइट हॉरोस्कोप। तो बोले नहीं मैं तो भारी खड़ा था। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वो अलग बात है फिर, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला ना सब ठीक है, ये ऐसी है वैसी कहानी सुना चले गए। तो लगा यार आज तक तो ये कुंडली इतने सालों बाद, अब वो मेरे ख्याल से कितना 59 के हो गए, अब कुंडली कोई बदलने आ गया तो कहाँ मानेगा कोई। तो दैट इज हाउ इट इज। अगले ग्रह पे चलते हैं, मरकरी, बुध, राजकुमार। राजकुमार, तो देखिए ये वो राजकुमार है जो जंगल में रह जाके आपको बीच में छोड़ देगा अगर आपने बुद्धि का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब देखिए मरकरी का जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो आई एम वेरी हैप्पी। जैसे ही मुझे कुंडली में उच्च का बुध दिख जाता है तो मैं सर पे ऐसे मुझे लगता है, कौन लोग लगता है बहुत ये गहन चिंतन कर रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा होता हूँ कि आधा घंटा मुझसे काटे नहीं कटेगा। अच्छा। जहाँ एग्जॉल्टेड मरकरी वाले लोग दे नो इट ऑल, डोंट टीच मी, आई नो इट। तो उनको पहले से पता है, तो वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, दे बिकम परफेक्शनिस्ट। तो हर चीज़ उनको परफेक्ट तरह से करनी है तो लाइफ को मुश्किल में डाल देते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है, कि मुश्किल में है ज़िंदगी, तो डाल दीजिए मुश्किल में। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो दे कांट इग्नोर, दे कांट लेट गो, और उनको वर्ड टू वर्ड चीज़ें याद रहती हैं, डिजिटल मेमोरी होती है, सुना देते हैं वो 10 साल बाद भी सब कुछ। तो उनका सिचुएशन हमेशा डिफिकल्ट रहता है। दे आर द वन हु डू ग्रेट इनटू बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी, राइटिंग, लॉयर्स, बट तो दे मे अर्न ग्रेट मनी बिकॉज मर्क्यूरी इज अ ब्लेंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस, बट दे आर ऑलवेज ओवर थिंकर्स एंड उसकी वजह से उनको पीस नहीं रहता, उनका माइंड जो चलता रहता है। कौन से हाउस में ये उच्च का हो जाता है? कन्या। बुध ग्रह अकेला ऐसा ग्रह है आउट ऑफ 9 प्लैनेट जो खुद की राशि में उच्च का होता है। अच्छा। और ये इसलिए जो मर्क्यूरी वाले, जो एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी वाले लोग होते हैं, मर्क्यूरी लगन में होता है तो उनकी आईब्रोज भी बड़ी ऐसी सी होती हैं, तो उनको आपको पता चल जाता है कि यार इससे आप ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपकी बात नहीं मानेगा आसानी से। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो वही जो आपने पूछा, नाक, कान, आईब्रोज, नोज़, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ बता देती हैं। तो फोरहेड, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड वाले लोग की लर्निंग कैपेसिटी ऐसे होती है, कुछ भी ग्रैब कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। मेमोरी 10 on 10, वर्ड टू वर्ड लगेगा, किताब देख के तो नहीं आंसर लिख दिया मैडम सोचेंगी, पर उसको नहीं पता कि बच्चे का एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी है, उसे तो वर्ड टू वर्ड वो छाप दिया उसने ऐसे करके। तो दे एक्सेल गुड इन स्टडीज, दे एक्सेल इन देयर करियर्स एंड बट दे बिकम मिजरेबल बिकॉज उनको लाइफ में केयर फ्री रहना नहीं आता। दे आर अल्ट्रा केयरफुल, हर चीज़ में केयरफुल। तो दैट इज़ हाउ इट विच मेक्स देम डिफ़िकल्ट। ऐसे लोग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं।
और यही बात अगर डेबिलिटेटेड मरकरी की बात करें तो बोला नीच का बुध है यार इसका तो, अरे भैया नीच का बुध कहाँ पे है? मीन राशि में। यानी बुध का कनेक्शन आपने गुरु से करा दिया। अरे बहुत बढ़िया हो गया। ये नहीं सोचा किसी ने। देखिए अब मरकरी के पास वो टेंडेंसी आ गई विजडम की। अब ये माइथोलॉजी है कि भैया वो उन्होंने कोई ना कोई कहानी दिया, मैं उसको क्या सुनाऊँ कि उसे उसकी वाइफ के साथ उसके कुछ संबंध बन गए तो उसकी एनिमिटी हो गई, इसलिए वो उसको लाइक नहीं करते बृहस्पति बुध को। ठीक है, जो भी मैथोलॉजी में मैं उसको अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो उसकी वजह से बोला कि यहाँ पे नीच के हो जाएंगे बुध। लेकिन अगर आप मेरी साइकोलॉजी आप समझें तो मरकरी का कॉम्बिनेशन हो गया जुपिटर के साथ। एंड व्हेन यानी मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्ट, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम, यानी माय मरकरी हैज बिकम वाइज। और अभी मैंने आपको बताया कि एक्सॉल्टेड मरकरी आर द वन हु बिकम डिफिकल्ट। तो नाउ this Mercury people who have debilitated Mercury they become more carefree। अच्छा सर, आप हाउसेस से नहीं बता रहे, आप राशि से बता रहे हैं। हाउसेस एक देखिए, हाउसेस का भी बता रहा हूँ। जैसे बताया ना, लगन में मंगल आ गया तो एग्रेशन, लगन फर्स्ट में हाउस मतलब, हाँ लगन में सूर्य आ गया तो ईगो, लगन में चांद आ गया तो इमोशनल। तो ऐसी मरकरी लगन में आया तो मैंने कहा ना टॉलरेट नहीं कर पाते, दे कांट टॉलरेट एनीथिंग। मैं यहाँ से वहाँ देखूंगा 5-6 चीज़ दिख जाएंगी, उनको 25 दिख जाएंगी, तो दे हैव ए आई ऑफ डिटेलिंग। ओके अगर लग्न में है, हाँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होता है। तो बुध ग्रह जब मीन राशि के साथ आया तो ऐसे लोग केयरफ्री हो जाते हैं, दे आर मोर हैप्पी इफ़ यू आस्क मी। जैसे एक्सॉल्टेड मरकरी वाला, जैसे मैं आया हूँ, मेरी जगह अगर मेरा एक्सॉल्टेड मरकरी होता तो मैं यहाँ पे 8-10 पेज लिख के आया होता डायलॉग। अब मेरा एक्सॉल्टेड नहीं है तो मैं केयरफ्री हूँ, तो मैं कुछ भी बोलूँगा, आप सवाल करते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा, मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं। वो लोग पर्टिकुलर रहते हैं, आई हैव टू से दिस, आई विल मेक श्योर आई विल नॉट से दैट। तो इतने केयरफुल हर चीज़ में, क्या ज़रूरत है यार। तो दैट इज हाउ इट इज। बिल्कुल। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे अभी कि अच्छा मेरा तो सूर्य उच्च का, अच्छा नीच का मरकरी है। काफी सारे लोग हाँ, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आपको अभी तक लग रहा था कि मेरा ये वीक है और मेरा ये स्ट्रांग है, और मैं उसका आपको रियल साइकोलॉजी बता रहा हूँ, आज उसको आपको उल्टा लग रहा होगा कि जो नीच का लग रहा था वो आपके लिए ब्लेसिंग है, और जो उच्च का लग रहा है वो आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है। मेरे लिए मैं बहुत टाइम तक सोचती रहती थी, अरे मेरा तो सन बिल्कुल नीच का है, तो मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, यश तो कभी मिलेगा ही नहीं। उसी की वजह से मिलेगा, आप देख लीजिएगा। अगले प्लैनेट पे चलते हैं, जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट मेरा फेवरेट, बिकॉज देखिए सद्बुद्धि और बुद्धि की बात हमने कर ली, ये है सद्बुद्धि, विजडम। तो विजडम क्या कहता है? जैसे मरकरी ने सोचा यार क्या होगा, अभी EMI जानी है, अभी क्या करूंगा, अभी बच्चे हो गए, अभी बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए प्लान करना चाहिए। अरे आपके पिताजी ने तो किया नहीं आपके लिए, अब आप बच्चों के लिए किए चले जा रहे हैं, तो पूरी ज़िंदगी आपने निकाल दी। तो वो लोग ओवर थिंकर होते हैं। विजडम वाले, जुपिटर वाले जो आपने कहा, ये लोग कहते हैं कोई बात नहीं, यू नो आई एम ब्लेस्ड, गॉड हैज़ बीन काइंड, अभी तक सब ठीक हुआ है तो आगे भी ठीक होगा। तो दे हैव ए पॉजिटिव इंटेंट, ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, दे हैव ए पॉजिटिव इंटेंट, एंड बिकॉज दे आर वाइज दे नो व्हाट इज हैपनिंग, तो लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते हैं। तो गुरु वाले जो लोग हैं उनके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो होता है, एंड दे आर क्वाइट, उनको स्ट्रेस नहीं दिखेगा। जैसे मरकरी वाले लोग हमेशा ऐसे आपको ऐसे लगेंगे, गुरु वाले एकदम काम कंपोज और ऐसे लगने वाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का, बिकॉज दे आर ब्लेस्ड। एंड जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, एंड जुपिटर गेट एक्सॉल्टेड इन नंबर 4 कैंसर, जहाँ मंगल नीच का होता है, जो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा के घर, मन के घर, यहाँ पे गुरु आ गया। ऐसे लोगों पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती हैं। 4th हाउस में जुपिटर, दैट मीन्स जो 4th हाउस इज हाउस ऑफ योर इनर कॉन्शियस, वो एकदम अगर वहाँ पे गुरु है, दैट मीन्स द पर्सन इज ऑलवेज पायस एंड कैन नॉट डिसीव एनीवन। और ऐसे अगर 4th हाउस में जुपिटर है, उनका एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड होता है, दे हैव ए ग्रेट कनेक्ट विद द हायर सेल्फ। तो ऐसे लोग छल कपट, मैनिपुलेशन ये सब नहीं करते हैं, दे आर इन लॉट ऑफ पीस। ऐसे लोग दे आर ब्लेस्ड विद गुड प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड जुपिटर गेट डेबिलिटेटेड इन कैप्रिकॉन। अब बोले यार नीच का गुरु है इसका, अब फिर भूल कर गए। आप मंगल जो मकर राशि है, ये एक मटेरियलिस्टिक राशि है, और गुरु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। तो ये तो अपोजिट हुआ। यानी अब मान लीजिए एक्सॉल्टेड जुपिटर है तो पर्सन विल बी मोर स्पिरिचुअल। ऐसा करते हैं यार, मैं चैंट कर लेता हूँ 2 घंटे बैठ के, ऐसा करो तुम खाना खा लो, मुझे थोड़ा मेडिटेट करना है 2 घंटे। अब वाइफ ने खाना खा के सो गई, यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं भाई साहब आप, तो आपने ज़िंदगी गुजारी। तो आपका, बिकॉज गुरु से, इसके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, बैलेंस बनाना चाहिए। तो गुरु वाले लोग दे माइट बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स बिकमिंग स्पिरिचुअल, गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी, अरे पहले तो जीत तो लीजिए। तो वो लोग हैं, तो उसका एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट अदरवाइज एक्सट्रीम। वो अगर नीच का होता तब नहीं, अगर हो चुका है तो दे विल बी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। तो जरूरत है थोड़े से नीचे गुरु की। अच्छा, मटेरियलिज्म। देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे लोग जो नहीं सोच पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, वो ट्रोल करना शुरू कर दिए होंगे अभी तक कि कैसी बातें कर रहे हो।
लेकिन मैं आपको उसका साइकोलॉजी बता रहा हूँ। जुपिटर ऑलरेडी सबकी कुंडली में होता है, कहीं पे भी बैठा हो किसी भी राशि में, सबके 9 ग्रह के ग्रह होंगे। मकर राशि में पंडित जी ने कहा इसका गुरु तो बहुत बृहस्पति नीच का है। अरे भाई साहब, नीच का नहीं है, ये इंसान अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके मटेरियलिस्टिकली ग्रो करने की इसके अंदर एबिलिटी है। तो वो मंदिर भी थोड़ा चला जाएगा, थोड़ा जाएगा, बाकी तो मेडिटेशन कर रहे हैं 2-2 घंटे, सुबह 2 घंटे चैंटिंग चल रही है, मंत्र की जाप कर रहे हैं, क्योंकि एग्जॉल्टेड गुरु है। ये क्या कर रहे हैं, मंदिर के आगे से निकले, थोड़ा सा रुक के नमस्कार कर लिया और चले गए, तो थोड़ा सा बेंट ऑफ माइंड है, लेकिन हाँ उतना वो नहीं होगा क्योंकि मटेरियलिज्म है। लेकिन बिकॉज मटेरियलिज्म है, ये अपनी सद्बुद्धि के चलते लाइफ में ग्रो कर जाते हैं। और 10th हाउस में गुरु आता है तो ऐसे लोग वैसे भी कंसल्टेंट बन जाते हैं। अच्छा। तो दे आर द वन हु गाइड पीपल, उनका मैनेजमेंट स्किल स्ट्रांग हो जाता है। तो दैट इज अंदर साइड ऑफ इट। तो शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन इटसेल्फ इज ए गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग ट्रेडिशनली चीज़ों को सीखते हैं, एंटीक लवर हो सकते हैं, हर चीज़ को डीप सोच के साथ आके लेकर जाते हैं। क्या 7th हाउस में गुरु खराब हो जाते हैं बुध की राशि से? गुड एंड बैड है। देखिए, अच्छा। 7th हाउस में बृहस्पति के आने से एक डिक्टम है कि 2 शादी हो जाएंगी। अच्छा। ऐसा माना गया, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा प्लैनेट है, वहाँ पे वो उस दिन हानि कर सकता है। लेकिन अगर कोई देखिए किसी का कहीं कुछ राशि अच्छी है वहाँ पे, तो गुरु का सिग्निफिकेंस, वो जो नेगेटिव सिग्निफिकेंस वो कम हो जाएगा। और 2 शादी ज़रूर नहीं कि 2 शादी हो, कई बार देखिए आपको पता ही नहीं है। अभी पंडित जी ने कहा इसकी तो 2 शादी होगी, तो उसको नहीं पता कि भाई साहब वो कॉलेज से पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी शादी करने, तो कॉलेज में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था किसी का घर, ये बात किसी को नहीं थी खबर, तो ये बात पंडित जी को नहीं पता थी, तो ये शादी में ही मान ली उन्होंने, रिलेशनशिप। एस्ट्रोलॉजिकली इट सेज मेंटल इमोशनल कनेक्ट टुवर्ड समवन इज अ मैरिज। तो वो हो चुकी है भाई साहब, तो इसका जो सिग्निफिकेंस था वो निकल गया है, अब देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके। अगले प्लैनेट तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, चलिए 8th हाउस में जब इसका गुरु चल गया, 8वां घर होता है खजाना। पुराने ज़माने में गड़ा हुआ खजाने निकलते, अब नहीं निकलते एक्चुअली। तो एक खजाना और होता है 8th हाउस में। वैसे तो 8th हाउस इज हाउस ऑफ लॉन्जिविटी एंड डेथ बोथ, लेकिन 8th हाउस इज हाउस ऑफ ऑकल्ट नॉलेज। तो जिसका गुरु 8th हाउस में चला गया या वृश्चिक राशि में चला गया, तो पहले तो डिक्टम है यहाँ पे इलाजी, द पर्सन हैज ब्रॉड लोड्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम द पास्ट बर्थ। अच्छा। तो वो कुछ सीखने जाता है तो उसे लगता है यार ये तो मुझे पहले से आता है। सिखाने वाला पूछेगा ये बताओ ये तुम्हें किसने बताया? बोले सर पता नहीं, मुझे तो ऐसे ख्याल आया। लोग तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? बोले पता नहीं, इट इज़ जस्ट ए थॉट। कहाँ से आया? पिछले जन्म की नॉलेज के साथ बच्चा पैदा हुआ है। वृश्चिक में गुरु और 8वें घर में गुरु और 8th हाउस इज हाउस ऑफ ऑकल्ट नॉलेज। ऐसे लोग हीलिंग में चले जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, टैरो, जितनी ऑकल्ट साइंसेस हैं सबको आप सीख के दुनिया का भला कर सकते हैं। और 8th हाउस में गुरु है, 2nd हाउस को देखेगा, जो बोलेंगे सच हो जाएगा, सोच के बोलिएगा। तो बाकी लोगों को मैं कहता हूँ कि भैया यू बिकम व्हाट यू थिंक, जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा। ये लोग वो हैं जो बोल देंगे वो सब वैसा ही हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू से, तो थिंक बिफोर यू स्पीक, दैट इज़ द ब्यूटी। तो हर प्लैनेट, और ये तो देखिए हम लोग बहुत लिमिटेड बात कर रहे हैं, हर ग्रह का कहाँ कहाँ बैठा है, कौन से प्लैनेट उसके साथ हैं, कौन से नक्षत्र में है, नवांश में कहाँ है, किसकी दशा चल रही है, कौन प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है, कौन सी राशि में है। इससे ये है बहुत बड़ी कहानी एस्ट्रोलॉजी की। तो वो आपको सब कुछ बिठा के तालमेल, देन यू आर सपोज टू प्रेडिक्ट। देखो अगले प्लैनेट पे आते हैं, शुक्र मेरा फेवरेट। हाँ देखिए, शुक्र है कि शुक्र है, अगर शुक्र ना होता सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं, तो सब अलग है। एंड वो कहा ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। अब ब्यूटी क्या है? मैंने किसी से कहा कि आपकी आंखें खूबसूरत हैं, या आपकी नाक बहुत अच्छी है, या आपकी आईब्रोज अच्छी है। ब्यूटी इज ए कंप्लीट पैकेज, यू नो, इट इज योर ऑरा, इट इज योर एनर्जी, इट इज द वे यू आर, इट इज द वे यू थिंक। मैंने कहा एनर्जी है, इफ यू विल हिट मी आई विल स्टॉप टॉकिंग टू यू। एनर्जी का खेल है सारा, ये है ब्यूटी। तो सबसे पहले ब्यूटी आंखों से डिफाइन होती है। जैसे हम लोग आंखें देखी तो आपका ब्यूटी भी, शुक्र अच्छा होगा क्योंकि आपकी आंखें खूबसूरत हैं। शुक्र अच्छा है तो आप बहुत क्रिएटिव होंगी। शुक्र अच्छा है तो आपको ग्लैमर आपको अट्रैक्ट करेगा। लव भी है, लस्ट भी है, रोमांस भी है, लग्जरी भी है। तो एवरीथिंग ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव। द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, आपका वार्डरोब हैज़ टू बी ब्यूटीफुल। एक अंदाज है, एक स्टाइल है। दिस इज हाउ यू डिफाइन वीनस। वीनस ऑन द असेंडेंट वाले लोग हमेशा स्टाइलिश होते हैं। उनके लिए यू नो, छोटे से बच्चे को वो रोएगा, पहनेगा नहीं क्योंकि मैचिंग नहीं है। तो बाद में ये लोग क्रिएटिव बन जाते हैं। दैट इज हाउ इट इज। 7th हाउस में वीनस है तो कहते हैं आपकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी। 7th हाउस में वीनस मिल गया उसको। 8th हाउस में वीनस है तो हिडन डिज़ायर बहुत होते हैं, नेवर फेडिंग डिज़ायर। तो दैट इज हाउ इट इज़। फिर ऐसी 10th हाउस में वीनस है तो यू मेक ए करियर आउट ऑफ क्रिएटिविटी। तो वीनस गेट एक्सॉल्टेड इन पाइसन। वीनस के 2 साइन होते हैं, एक वृषभ और एक लिब्रा, और दोनों के लोग बहुत ही स्टाइलिश और क्रिएटिव होते हैं। लेकिन वीनस गेट एक्सॉल्टेड इन पाइसन, गुरु के साइन में, और गुरु का दुश्मन है शुक्र। तो ये ओशो ने लिखा था, काम से राम तक। तो वीनस इतने हाई लेवल पे ले जाइए, बोले कि मेडिटेशन कैन टेक यू टू द लेवल ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ।
तो वो उसकी अलग कहानी है। तो इट इज़ एक्सॉल्टेड इन पाइजन एंड वीनस गेट डेबिलिटेटेड इन वर्गो, कन्या राशि में। कन्या राशि है बुध की और वहाँ शुक्र चला गया, तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। वीनस इज ऑल्सो सेक्सुअल डिज़ायर और डेबिलिटेटेड हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसे लोग, मुझे कोई खूबसूरत दिख रहा है तो मुझे उसकी आँखें और उसका चेहरा और उसकी एनर्जी अच्छी लग रही है, बाकी लोगों को चेहरा नहीं दिखता, ऐसे वो लोग होते हैं। तो वीनस जब नीच का हो जाता है तो ऐसे लोगों के डिज़ायर बहुत बढ़ जाते हैं और फिर वो अलग चीज़ों को विजुलाइज करने लगते हैं, या मैं कहूँगा कि उनकी फैंटेसी जो है वो उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक डाउनफॉल का कारण बन जाती है नीच के शुक्र में। जी, स्पेशली फॉर मेन, नॉट फॉर वीमेन। ओके। और वो भी अगर 6th हाउस में हो तो। 6th हाउस। जी। ओके, मैं अभी ना अपनी कुंडली याद कर रही हूँ, वैसे मेरा खास किस हाउस में। अगले पॉइंट पर चलते हैं, शनि। शनि जिससे दुनिया डरती है, और अगर आप पूछें तो जैसे बॉलीवुड के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं, जी। तो ज्योतिष के ब्रांड एम्बेसडर हमारे शनि हैं। जैसे ही आपने शनि का नाम लिया, लोगों के मन में डर जो है वो बढ़ जाता है कि अब क्या होगा पता नहीं। तो शनि, एक बार मैंने मेरा एक वीडियो में मैंने उसका वो थंबनेल कहते हैं वो बनाया था, मैंने लिखा था उसमें बदनाम शनि। बदनाम शनि। मैं यार शनि को बदनाम मत करो भाई। शनि जो है वो न्यायाधीश है, जज है, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। तो आपके जैसे कर्म, भगवान ने कहा था अभी गीता में लिखा कि भैया कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अरे क्यों ना कर, क्योंकि बोले जैसा कर्म किया वैसे तो फल मिलेगा भाई। तो आपने कर्म क्या किया तो कर्म बेस्ड है, तो जैसे आपके कर्म, शनि कर्म का प्लैनेट है। तो जो ज्योतिष में धर्म को रूल करता है गुरु, 9th हाउस, 10th हाउस है कर्म का, जिसको रूल करता है शनि, यानी मकर राशि। मकर, और 11वां है लाभ का। तो धर्म कर्म अगर दोनों ठीक हैं तो वो लाभ मिलेगा। और लाभ कैसा, लाभ के साथ कुछ तो भला करिए। इसीलिए मैंने कहा ये किसी ने नहीं किया, मैंने किया था। लाभ को उल्टा करिए तो क्या होता है, लाभ इज भला। तो अगर आप भलाई के साथ, भलाई की भावना के साथ लाभ पाने की चेष्टा करते हैं, यानी थोड़ा आप चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो वो आपको लाभ होगा उस भलाई के साथ जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगा। और इसीलिए 12th हाउस होता है चैरिटी का। ये है 9, 10, 11, 12। तो गुरु के 2 घर हैं, एक धनु और एक मीन। तो धनु है धर्म, यानी पूजा पाठ, मंत्र, मंदिर, ये सब जाना। और 12वां मीन जो है वो है परमार्थ, 12वां घर। मीन जो है वो है चैरिटी, और वहीं से मिलता है मोक्ष। तो बोले मोक्ष कब मिलेगा, बोले मरने के बाद नहीं। बोले मिलेगा कि नहीं, तो बोले या तो आपके सारे डिज़ायर फुलफिल हो जाएं, या यू आर लेफ्ट विद नो डिज़ायर। आपको लगना चाहिए थैंक यू गॉड, मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो हम बात कर रहे थे शनि की। तो शनि जो है मकर राशि को रूल करता है और कुंभ राशि को रूल करता है। एक कर्म है और एक लाभ है। शनि जो है वो उच्च का होता है तुला राशि में। तुला में अच्छा। तुला जो है वो ये मिडिल फिंगर, और वो है शुक्र का तुला। तो शुक्र इज प्लैनेट ऑफ लग्जरी। तो शनि अगर उच्च का हो गया, दैट मीन्स द पर्सन विल गेट अबंडेंस ऑफ वेल्थ, यानी वो इंसान को इतना सब कुछ मिलेगा जो उसने खुद नहीं सोचा है। और लोग डर रहे हैं शनि से, बताइए। जितने इंडस्ट्रियल्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, हजारों वर्कर वहाँ काम करते हैं, उनका शनि अगर एग्जॉल्ट नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो इंडस्ट्रियल्स बन ही नहीं सकते। और यहाँ पे डराया जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर शनि मेष राशि में आ जाए, मेष राशि शनि की नीच राशि है, तो मेष राशि मंगल की है, मंगल शनि में दुश्मनी है। अब मंगल तो शनि के घर में जाके उसका हो गया, अब दुश्मन मंगल के घर में आ गया, सेनापति तो भैया उसे बंदी बना लेंगे, तो वो उसका पावर वीक हो गया। ओके। तो वहां पे, और शनि का नाम है शनिचर, शनि मतलब धीरे धीरे। तो वो शनि अगर वीक है तो उसकी दशा अंतरदशा में हर चीज़ डिले से हो जाएगी, और आपके पेशेंस का एग्जाम इम्तहान लेगी जो है नहीं। तो वो इंसान रेस्टलेस हो जाता है, वो इंसान रिएक्ट करता है, फिर वो इंसान रॉन्ग डिसीजन ले जाता है। तो दैट इज़ हाउ सैटर्न इज। और सैटर्न रूल करता है पॉवर्टी, और सैटर्न रूल करता है हार्डशिप को, गरीबी को, दुख को, ये सब चीज़ों को। तो अगर आप शनि की दशा अंतरदशा में नीडी, दुखी लोगों की मदद करते हैं, किसी को खाना खिलाया, किसी को जॉब लगा दीजिए, किसी को मोटिवेट करवा दीजिए, कर दीजिए, तो ये चीज़ें शनि को हैप्पी रखेंगी। इसलिए बोला कि जैसा जो ग्रह है उसके हिसाब से आपको, जरूरी नहीं कि आपने नीलम पहन लिया। शनि नीच का है, नीलम पहन लिया और बैंड बच जाएगी। शनि नीच का है तो दान करिए, भगवान की आराधना करिए। दैट इज़ हाउ मंत्र साधना। तो हर तरह के रेमेडीज़ हैं, खाली स्टोन से काम नहीं चलता है, बाकी चीज़ें भी हैं, वो करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हीला, वो है साइकोलॉजी ऑफ द प्लैनेट। तो शनि में आपको पेशेंस रखना है, शनि में आपको अपने कर्मों पे ध्यान रखना है, और अगर आपके कर्म के साथ, धर्म के साथ आपके कर्म बनते रहे, देन यू डोंट नीड टू वरी। बिल्कुल। राहु केतु छाया प्लैनेट हैं, लेकिन क्या ये भी उच्च और नीच के होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए, राहु केतु प्लैनेट है ही नहीं, और हमारी भारतीय ज्योतिष में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले कर रहा है शनि के बाद, वो है राहु और केतु। अच्छा। देखिए, राहु इज ए प्लैनेट ऑफ इल्यूजन,
तीसरे घर में जब राहु होता है मिथुन राशि में, उसको उच्च का मानते हैं, और वृषभ राशि में भी उच्च का मानते हैं, और वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उसको नीच का मानते हैं राहु को। और जब उच्च का राहु होता है या तीसरे घर में राहु होता है, तीसरा घर होता है इनिशिएटिव का, जो मैं मंगल का बता रहा था, वहाँ राहु बैठ गया, तो ऐसे लोगों को बचपन से गलतफहमी होती है, आई कैन डू एनीथिंग। उनका फेवरेट स्टेटमेंट वो अपने दीवारों पे लिख देते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। उनको आप डिस्करेज करके देख लीजिए, तो तुमसे ना हो पाएगा, बोले मैं करके दिखाता हूँ, तो दे हैव दैट इनिशिएटिव, तो करते हैं, हाँ, करेज के साथ। बाकी दशाएं कैसी हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करते हैं। तो उनका इनिशिएटिव है 10 on 10। ओके, ये उनका सबसे बड़ा पॉइंट है। लेकिन हाँ देखिए, चौथे घर में अगर राहु आ गया तो हर बात पे डाउट हो गया, तो नहीं होगा, तो करेगा कि नहीं, हो गया होगा कि नहीं, तो ये तो और वो तो उड़ जाते हैं ज़िंदगी में। डाउट बोला किसी ने कि दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली न राम। तो ये लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं, और डाउट इनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने अभी कहा, आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। तो आप डाउट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं समथिंग नेगेटिव, मत करिए, मत करो। तो 10th हाउस में राहु बोला कि आई वॉन्ट टू गो वेयर नो मैन हैज़ गॉन बिफोर, मुझे वो करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसे लोग सुपर चार्ज, सुपर एम्बिशियस रहते हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिशियन में जाते हैं। लगन में राहु, डिप्लोमेसी, टैक्ट, मैनिपुलेशन, कहा कुछ और, मैं क्या कहना चाहता हूँ पता नहीं, और मुझे मालूम है आपको कैसे इंप्रेस करना है, मुझे मालूम है मुझे क्या कहना है। तो दे आर मैनिपुलेटिव इन नेचर। लगन में अगर लगन में राहु, और वो शक्ल से दिख भी जाता है कि यार इसके लगन में राहु है, ये देखो कह ये रहा है लेकिन कहना कुछ और चाहता है। दैट इज हाउ दे बिकम। 7th हाउस में राहु है तो मोस्टली यू आर नॉट सपोज टू ट्रस्ट पीपल, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो उसको ज़्यादातर गलत लोग टकराते हैं। तो भैया आंख खोल के आप भरोसा करिए, आंख बंद करके भरोसा ना करिए। तो हर प्लैनेट का एक सिग्निफिकेंस है, कहाँ पे वो प्लेस्ड है उसके हिसाब से फल देता है। तो ये है राहु की कहानी। लेकिन कलयुग को राहु रूल करता है। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है आज की डेट में? राहु। और राहु का मतलब पॉलिटिशियन। तो अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो आपके पास राहु होना चाहिए, और राहु मतलब धोखा, फरेब, डिसेप्शन। तो जितने आप टैक्टफुल हैं उतना इसका मतलब राहु मजबूत है, उतना पॉलिटिकली आप करेक्ट होंगे। और एग्जैक्टली टैक्ट, डिप्लोमेसी, मैनिपुलेशन इज पॉलिटिक्स, एंड दैट इज हाउ यू बिकम पॉलिटिशियन। तो आपको और आप बोले मैं बहुत सच्चाई के रास्ते, तो आपकी यहाँ जगह नहीं है, यू आर ए रॉन्ग पर्सन एट द रॉन्ग प्लेस। केतु के बारे में क्या है? केतु आखिरी प्लैनेट है, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है। केतु जो है वो मोक्ष कारक है, वही मोक्ष दिलाता है। केतु इंसान को मेडिटेशन अगर करे तो सुपर इंट्यूटिव बनाता है। लेकिन केतु की दशा में 7 साल की आती है, वो उसमें एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, द पर्सन में बी टोटली फ्रस्ट्रेटेड इफ द पर्सन इज टोटली मटेरियलिस्टिक, बिकॉज केतु का कोई लेना देना मटेरियलिज्म से है ही नहीं। केतु इज अ प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, अलूफनेस, और वो मोक्ष के लिए मैं बोल रहा हूँ, मोक्ष में तो कुछ रहा ही नहीं। तो अगर इंसान मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बना ले तो केतु की दशा आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केतु में और मेडिटेशन से उसका केतु उसको सुपर इंट्यूटिव बना सकता है। और वो इंसान से सबकी केतु कुछ प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, जैसे लगन में केतु इंसान इंट्यूटिव हो जाता है, 11वें घर में केतु इवन लॉटरी तक निकल आती है दशाओं में। तो वेयर योर केतु इज प्लेस्ड, इवन 8th हाउस केतु, ऑकल्ट नॉलेज एंड इवन इंट्यूशन, तो दैट इज हाउ इट इज। 7th हाउस में केतु डिवोर्स करा देगा। तो दैट इज हाउ वेयर द केतु। 4th हाउस में केतु हमेशा रेस्टलेस, नो मेंटल पीस, तो कहाँ पे केतु प्लेस है? 5th हाउस में केतु मिसकैरेज के चांसेस हैं, पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। तो देयर वेयर योर केतु प्लेस एंड हाउ इट इज, उस पर डिपेंड करेगा, दशाओं अंतर्दशाओं का फल है। तो ये 9 ग्रहों की हमारी कहानी है, हर ग्रह, और ये बहुत ही अधूरी है बिकॉज मैंने आपको बहुत ही बेसिक उसके एक्सॉल्टेशन, उसके डेबिलिटेशन मैंने आपको बताया, हाउसेस भी बताए हैं, और मैंने थोड़ा, हाँ, तो ये एक बेसिक आइडिया इंसान को लग गया कि भाई दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी, हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपको लग रहा है कि एक्सॉल्टेड है, हो सकता है वो आपका दुश्मन हो, और जो आपको अभी तक नीच के ग्रह लग रहे थे वही आपके लिए ब्लेसिंग साबित हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर इसी में, कि किसी के पास उसकी कुंडली है, ये पॉडकास्ट वो देख रहे हैं, उनको ग्रहों का एक आइडिया थोड़ा थोड़ा लग गया है, बाकी कहीं और से थोड़ा पढ़ लिया, कैसे पहचानेंगे कि हमारी कुंडली का स्वामी ये है, लॉर्ड जो ग्रह होता है, और कैसे पहचानेंगे कि कोई एक ग्रह या 2 ग्रह हैं जो हमें अभी तक बचा के रखे हुए हैं, बैलेंस किए हुए हैं सारी कुंडली को? देखिए, मुझे लगता है बचाने वाले ग्रह, पहले आखिरी सवाल का जवाब है, बचाने वाले ग्रह एक तो चंद्र है कि नो मैटर व्हाट एवरीथिंग इज ओके, मेरा मून बहुत अच्छा है तो आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो मुझे वो, मैं चीज़ों को दिल से, देखिए इंसान कब फंसता है, जब रिएक्ट करने लगता है। तो मून वाले लोग जो हैं वो पॉजिटिव मून वाले लोग हमेशा चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुश रहते हैं, तो दे आर सेटल्ड। दूसरा प्लैनेट जो बचाता है वो है गुरु, गुरु की कृपा, लगन में गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, हैंड ऑफ गॉड, तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट। इसीलिए जो स्पिरिचुअल होते हैं उनके चेहरे पे ग्लो होता है, और उनको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड एंड दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड। ये सबसे बड़ी बात है। तो बाकी जो रही बात दूसरे ग्रहों की, तो रूलर क्या होता है, या तो लगन का मालिक एक रूलर हम कहते हैं, वो तो कौन सा लगन है आपकी कुंडली में उसके मालिक से पता चलेगा रूलर है। दूसरा जो रूलर को हम अगर हम कहें तो वो राशि का स्वामी को हम कहा जाता है, कि अगर ऐसे आपका जो चंद्र है वो 4 नंबर में है तो आपकी कर्क राशि हुई, अगर 9 नंबर में आपकी धनु राशि हुई, ऐसे चंद्र से पहचानते हैं। चंद्र से राशि का मालिक, और लगन का मालिक वो आपका लॉर्ड जी।
वो आपका लगन लॉट। लास्ट में सर अगर मुझसे कुछ छूट गया हो और आप चाहते हैं स्पीकिंग ट्री के यूजर्स देखें वो, तो प्लीज़ गो अहेड। देखिए मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की साइकोलॉजी को समझिए। किताबों में लिखी हुई बहुत सारी बातें नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखी हुई हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा थी, उसका ट्रांसलेशन हुआ तो कहा कुछ और उन्होंने और लिखा कुछ और लगा कुछ और। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज एक्चुअली संस्कृत। तो उसको आप खाली नेगेटिव एंगल्स मत देखिए। जितनी आप ज्योतिष की किताब पढ़ेंगे आपको 70-80% नेगेटिव एस्पेक्ट लिखे हुए हैं कि ये है तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये है इसका डिवोर्स हो जाएगा, ये है तो वो मर जाएगा। अब एग्जांपल देता हूँ, मांगलिक की शादी अगर उसने मांगलिक से नहीं करी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक्चुअली लिखा था द लॉन्जिविटी ऑफ इफ अ मांगलिक पर्सन विल नॉट मैरी अ मांगलिक पर्सन द लॉन्जिविटी विल बी हर्ट। लॉन्जिविटी ऑफ व्हाट, पूरी लाइन नहीं पढ़ी, लॉन्जिविटी ऑफ मैरिड लाइफ, यानी इंसान नहीं मरेगा, मैरिड लाइफ की लॉन्जिविटी कम हो जाएगी। तो ये आप साइकोलॉजी अगर जिस दिन समझ गए, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट योर ओन हॉरोस्कोप। क्योंकि बहुत सारे लोग खाली आधी अधूरी या गलत इन्फॉर्मेशन लेकर खुद ही परेशान और डिप्रेस हैं और फिर उसके उपाय ढूंढने चले जाते हैं जो कभी काम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आज क्लियर हुई हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो सुन के कहीं से उनके दिमाग में होगी, जैसे मेरी भी थी कि मेरा सूर्य नीच का है तो यार बड़ा बुरा है, तो बहुत सारी क्लैरिटी उनको आज मिली होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके पॉडकास्ट कैसा लगा। बाकी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।